अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, उनके साथ मुनीज़ जहांगीर सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है। और हमें ज्वाइन किया है लाहौर से साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर ने। इरफान कादर साहब, मैं पहले आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप भी फैज़ाबाद धरना केस के जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त आपने भी डाली थी एमक्यूएम के वकील के तौर पे। तो आपकी पोजीशन क्या थी और आज एमक्यूएम ने भी क्या दरख्वास्त वापस ले ली है, क्योंकि आज आप आए नहीं थे खुद कोर्ट में? हाँ, मैं इसीलिए नहीं आया था आज, और मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कन्वे कर दिया था। लगता है कि शायद हमारे दरमियान कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा कि मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मुझे चूँकि अपने साइल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मौसूल नहीं हुई, तो इन हालात में ऑब्वियसली मैं कैसे इस मामले को परसू कर सकता हूँ। तो ये मैंने उनको कन्वे किया था। गालिबन उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोर्ट को शायद ये मेरा जो मौक़िफ़ है वो कन्वे नहीं हो सका, और उन्होंने मुझ पे मेहरबानी की और उन्होंने मुझे कहा कि अगली तारीख़ पे मैं आ जाऊँ, और उन्होंने मुझे उस पर नोटिस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे मैं जाके तो कोर्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एमक्यूएम का एतराज़ क्या था फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पे बुनियादी तौर पे? देखें, मैं अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे उस तरह से नहीं जाना चाहता, और फाइनली चूँकि वो परसू भी नहीं कर रहे, लेकिन बहरकैफ अगर आप एतराज़ पूछ रहे हैं तो एतराज़ ये था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ 12 मई के इंसिडेंट के बारे में, और वो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ गालिबन वो ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वो चूँकि पार्टी नहीं थे उस केस में, तो उनको सुना भी नहीं गया था, उनका इस हद तक ही एतराज़ था। और वैसे भी वो जो 12 मई का वाक़या हुआ है वो एक किस्म का एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, जिसमें कि कुछ वो लोग थे जो लॉयर्स मूवमेंट के हामी थे, कुछ वो थे जो लॉयर्स मूवमेंट के हामी नहीं थे। तो ये वैसे भी एक कंट्रोवर्शियल इशू था। बहरकैफ अब अगर वो उसको परसू ही नहीं करना चाह रहे, तो ऑब्वियसली मैं फिर इसलिए उस पर क्या जाके कहता। तो मैंने यही पैगाम जो है अपने एओआर को दिया था, ठीक, और उन्होंने गालिबन वो उस तरह से नहीं कन्वे किया जिस तरह से मैंने उनको कहा था। अच्छा इरफान कादर साहब, आप भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं और आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने जो दरख्वास्तें वापस ली हैं वजारत दिफा की तरफ से नज़रसानी की, तो आप इस अमल को कैसे देखते हैं? और 4 साल बाद ये नज़रसानी की दरख्वास्तें अगर वापस हो रही हैं तो फिर इसका क्या कानूनी और आइनी नताइज होंगे? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये तमाम मामला जो हैं उन लोगों के बारे में थे, उनमें से कुछ तो दुनिया में नहीं है और कुछ अपने ओहदों पे नहीं है। तो ये एक पुरानी चीज़ हो चुकी है, तो उन्होंने ख्याल किया होगा कि हम इसको परसू ना करें। जिस तरह वो जो धरने वाले थे, उनके जो खादिम रिजवी साहब हैं, उनका भी इंतकाल हो गया, वो दुनिया में नहीं है। और बाकी जो करेक्टर्स थे सारे मामले में वो शायद नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं अपने अपने ओहदों से। तो इसलिए वजारत दफा ने या हुकूमत पाकिस्तान ने समझा होगा कि अब हम इसको परसू करेंगे। लेकिन बहुत से किरदार तो अभी हयात हैं। जैसे एक पैरा 15 जो है, जो हदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत पाकिस्तान वजारत दिफा के ज़रिए मुतल्लिका जो 3 अफवाज के सरबराहान हैं उनको ये हदायत दी जाती है कि वो ऐसे अफसरान और एहलकारों के ख़िलाफ़ जो उनके मातहत हैं कार्रवाई करें कि जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, यानी कि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तो क्या जनरल बाजवा, जनरल फैज़ या इस वक्त दूसरे कुछ सर्विंग जनरल, वो तो अभी भी हयात हैं, और क्या उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि नज़रसानी भी वापस होगी? या ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर ही इसलिए की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमल दरामद करने की बजाय नज़रसानी में वक्त ले ले? आज देखें, चीफ जस्टिस साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो मैं टिकर चल रहे थे, जो मैंने गैदर किया वहाँ से, एक ये भी थी, उन्होंने कहा था कि हमें भी अपना एहतसाब करना होगा, और हमें एहतसाब जो है अपने इदारे से शुरू करना होगा। यानी उनका मतलब था कि जजेस से शुरू करना होगा। तो जजेस ने माजी में गलत फ़ैसले भी दिए हैं, और जजेस के ख़िलाफ़ मिसकॉन्डक्ट के मामला भी आए हैं। तो वो वाला एहतसाब जो है वो तो बिल्कुल जजेस का तो जजेस ही करते हैं, और फ़ौज का एहतसाब भी ये क्लियर है बात कि वो भी
फौजी लोग ही करेंगे, कोई और तो नहीं करेगा। तो उन्होंने तो मतलब इशारा दे दिया है कि हुकूमत वो अपने लोगों का फौज बिल्कुल का एहतसाब तो करेंगे। वफाकी हुकूमत ने करना है ना, वजारत दिफा ने करना है। नहीं नहीं मैं नहीं 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 नहीं, वो इंटरनली उनका एक इंटरनल मैकेनिज्म है फौज का। ये वजीर उसके दिफा तहत और ये एहतसाब वजीर होता दिफा है, और उनके प्राइम आर्मी मिनिस्टर एक्ट में लिखा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये फेडरल गवर्नमेंट और वजीर दिफा इनकी कोई औकात नहीं है? नहीं नहीं, ये कोर्ट मार्शल वगैरह तो नहीं कर सकते ना, वो तो अगर रिटायर्ड आदमी का भी करना है तो फौज ही कर सकती है ना। नहीं, तो डायरेक्शन और डिसीजन तो फौज का वफाकी जो हुकूमत लेगी ना। नहीं, वफाकी हुकूमत की तो अब इसमें रोल ही कोई नहीं है। ये तो अगर फौज चाहे, अगर वो समझते हैं चीफ जस्टिस साहब के वो अपने इस फैसले को फौज के जरिए फौज को कह के इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, अगर कानून उनको इजाज़त देता होगा तो कराएंगे। लेकिन आज तो चूंकि रिव्यूज़ लगे हुए थे, इम्प्लीमेंटेशन की तो आज बात नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन जब ये रिव्यू खारिज हो जाएंगे तो उसके बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें अगर वाकई वो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेबल है तो वो उस तरफ पेशरफ्त करेंगे। लेकिन अगर उनके इम्प्लीमेंट करने का नहीं है तो फिर वो अपने जजेस का एहतसाब करेंगे, और अपने जजेस के एहतसाब के बारे में वो जो इशारे आज नजर आए हैं। चलें जी, इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है? जी करीम सही के साथ। जी जी इरफान कादिर साहब, ये क्या इत्तेफाक है कि जो रिव्यू पिटीशंस दाखिल की गई थी, जिसमें एक सियासी जमात के आप भी वकील थे और दीगर सियासी जमातें भी थीं, उस वक्त वो उनका एक इत्तेहाद था, एक अलाय गवर्नमेंट थी, तो क्या ये महज इत्तेफाक था कि तमाम वो दरख्वास्तें जो सियासी जमातों की थी एक ही तरह की थी, इवन कॉमा फुल स्टॉप तक, जो आपने ड्राफ्ट की? ये आप जो फरमा रहे हैं, ऑब्वियसली इस तरह के इत्तेहाद तो दुनिया में हुआ करते हैं, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे हुआ करते हैं। तो हुकूमत जो भी आती है वो उसके पीछे कई दफ़ा अदलिया भी हमें उसके साथ नज़र आती है, और कई दफ़ा हमें हमारे इदारा जात भी नज़र आते हैं। तो वो तो एक हकीकत है जिसको कि जिससे हम चश्म पोशी तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये इत्तेफाक ये पूछ रहा हूँ कि वो जो रिव्यू पिटीशंस हैं वो सारी सेम हैं, ये इत्तेफाक कैसे था? अल्फाज भी हूबहू सेम है, और बकौल चीफ जस्टिस के एक ऑर्केस्ट्रा था जिसको चला रहा था कोई डंडे वाला बंदा पीछे खड़ा हुआ। आप वो कह रहे हैं सच बोल दें आज कि किसके कहने पे सब किया गया था और आज वापस क्यों ली गई 4 साल बाद? देखें, मेरी जो सूरत हाल है वो ये है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि मेरे जो साइल के साथ मेरी जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड है। तो मैं तो उसको डाइवर्ज नहीं कर सकता ना कि मेरे साइल ने मुझसे क्या बातें की। आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रिविलेज्ड है, लेकिन दरख्वास्त तो सबके सामने होगी। जी हाँ, जी हाँ, दरख्वास्त तो सबके साथ। बट एनीवे, मुझे क्विकली, अब इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि इस पे अमल जो है वो फौज ने खुद ही करना है और जिस तरह भी करना है। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया है कि हम ये वापस ले रहे हैं नज़रसानी और हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कितनी संजीदा लगती है आपको हुकूमत इस पर अमल दरामद के लिए? ये जी उस हुकूमत से पूछेंगे जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पे घर पूरा हो। घर तो पूरा है ही नहीं, आप तो बैठे हुए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। उनके क्या इस वक्त इख्तियारात है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जब 90 दिन से ये ऊपर चले जाएंगे। इनके ऊपर एक प्रेशर है कि इलेक्शंस करें। दूसरी तरफ ये मुंतखब नुमाइंदे तो हैं ही नहीं, तो हम तो मुंतखब नुमाइंदों के से ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट सबको पता है। जब अनवारुल हक काकड़ साहब का हम पूछते हैं कि जी नाम कहाँ से आया, तो ना नून लीग बता सकती है कि कहाँ से आया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता सकती है, ना राजा रियाज साहब बता सकते हैं कि कहाँ से आया। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इस वक्त मुल्क कौन चला रहा है। ये तो किसी को आप बाहर जाके लोगों से पूछें तो उनको तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क कौन चला रहा है। शायद यही वजह है कि साबिक अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इरफान कादिर साहब, वो कह रहे हैं कि जी जो एहतसाब होना है या फ़ौज पाकिस्तान ने खुद ही करना है और उन्होंने ही देखना है कि उन्होंने किस दायरे कार में रह के काम करना है। चूँकि पॉलिटिशियंस तो उनको इन्वाइट करें, आएँ जी हमने हाइब्रिड रजीम बना दी है, आप ये चीज़ संभालें, हम वो चीज़ संभालते हैं। सो नाउ इज़ दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? दैट्स द बिग क्वेश्चन। करीम सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस कादिर फैज़ साहब अब इस फैसले पे अमल दरामद की अगर बात कर रहे हैं, सवालात भी बहुत से उठा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस पे अमल दरामद का मतलब क्या होगा? देखिए, अमल दरामद तो आपने वो जो अभी पढ़ रहे थे, जो आप जो पैराग्राफ एक डायरेक्शन है जिसको जो कि मुशर्रफ अफवाज के सरबराहान को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गई थी, और फिर आज शायद इस बारे में उन्होंने कहा भी कि हमने उनके ना तो किसी इख्तियार को इरोड किया ना कुछ,
हमने उन्हीं को कहा कि आप खुद देख लें आपका जो सारा सिलसिला है उस पर क्या हुआ। तो जाहिर है ये अगर ये रिव्यू जो है वो डिसमिस हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो रिव्यू भी रखे हैं ना, वापस नहीं किए हैं, तो अगर ये डिसमिस हो जाते हैं और जजमेंट एज इट इज़ बहाल हो जाती है, और फिर वो दौर जो है जिस दौर की ये बात है, मेरा ख्याल शायद इस हवाले से चीफ जस्टिस ये भी कहा कि ये हमारा जो था ये एक स्पेसिफिक पीरियड के हवाले से जो है ना वो ये वो तो जब कोई रिटर्न आएंगी चीज़ें सारी उसमें सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा जो है मतीउल्लाह जान साहब, ये ना एक अगर हम देखें तो फैज़ाबाद धरना केस का जो जजमेंट है वो कवर करता है आपकी पॉलिटिकल सूरत हाल को भी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपके इदारों की जो वो सारी सूरत हाल है कि करते क्या रहे हैं। अब उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी फंडिंग और उसके हवाले से कि ये क्या उसका क्या तरीक़ाकार है। तो ये आज अगर जब इलेक्शन कमीशन के वकील को सवाल जवाब हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हमने आप जो हमसे मुतालिक था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और वापस मांग रहे हैं, दरख्वास्त वापस मांग रहे हैं। तो फिर उस पर ही सारी ये बात हुई थी कि ये ऑर्केस्ट्रा, और अगर आपने पहले किसी के कहने पे किया था और अब किसी के कहने पे तो आपको क्या लगता है पहले दरख्वास्तें कैसे हुई? सारी ने इकट्ठी और सब ने चैलेंज कर दिया? और मेरे ख्याल में क्या होना है मतलब ये तो सबको पता है कि आज चीफ जस्टिस ये भी कहा कि वो एक वो बच्चे का जो है वो किस्सा भी सुनाया उन्होंने कि उसने कहा कि जो बादशाह है वो बेलिबास है, एक बच्चे ने बताया था। देखेंगे तो बादशाह बेलिबास है, सबको पता है। बादशाह कौन है? बादशाह जो है वो बेलिबास है, जो बेलिबास है वो बादशाह है। बार बार तो मलंग हो सकता है, वैसे बादशाह तो नहीं हो सकता। कादर साहब क्विकली मुझे ये बता दें कि अब अगर जो रिपोर्ट मांगी गई है और 1 नवंबर तक की तारीख रखी गई है, उस रिपोर्ट में क्या होगा? हुकूमत क्या उसमें लिखेगी जिससे चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तें फाइनली कहेंगे कि ठीक है ख़त्म? उसमें ऐसा क्या प्रोग्रेस होगी? अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि किस चीज़ की रिपोर्ट मांगी गई? उन्होंने मेरे सामने ऑर्डर नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम अपडेट करेंगे। उस हवाले से 27 सितंबर की डेडलाइन है कि 27 सितंबर तक अटॉर्नी जनरल ने एक रिपोर्ट सबमिट करानी है फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो वो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है उसमें जिससे चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनली कह देगी कि ठीक है, नज़र सारी दरख्वास्तें वापस की जाती हैं और वो मुतमईन हो जाएंगे? ये बात अटर्नी जनरल साहब ने उनको तो बल्कि ये कहना चाहिए था कि जी आज इम्प्लीमेंटेशन तो लगी नहीं, आज तो रिव्यूज़ लगे हुए हैं, आप रिव्यूज़ को डिस्पोज ऑफ करें। इम्प्लीमेंटेशन की जब बात होगी, जब आप रिव्यूज़ जो है डिसमिस कर देंगे जैसे कयूम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ना। तो आज चूंकि लेकिन जब तक जजमेंट चेंज नहीं होती है फील्ड में तो है ना इरफान कादिर साहब। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है आपके, चूंकि आज कोई सामने आया नहीं, किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, आप भी नहीं आए ना। सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, तो ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में है और अटर्नी जनरल साहब भी सेम पेज पे हैं और वो इस वक्त कोशा है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो उसमें अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट दाखिल करनी है तो बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद आम दूसरे इश्यूज भी हमारे सामने हैं। एक गैलिप सर्वे आया है जिसमें अफवाज पाकिस्तान को सियासतदानों के बिलमुकाबल खड़ा करके आवाम से पूछा गया है कि ज़्यादा मकबूल कौन है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। करीम सिद्दीकी साहब, कैसे ये रिपोर्ट में क्या मांगा गया है या अटॉर्नी जनरल ने क्या प्रॉमिस किया है सुप्रीम कोर्ट को? क्या 27 सितंबर तक उन्होंने जमा कराना है? अभी ये जो आपका पिछला सवाल था उसमें जो बादशाह के बेलिबास होने की बात हो रही थी ना, तो मतीउल्लाह जान साहब, आप हमेशा यहाँ पे बैठ के जो है वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के एहतसाब की बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो है वो कैसे किया गया। और फिर बात भी ठीक है कि फ़ौज की सियासत में हिस्सा लेने की वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई। और फिर जनरल बाजवा जब अपना अलविदाई ख़िताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हम आज के बाद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बादशाह तो आपके सामने आ गया, पिछले साल छोड़ दी थी हमने सियासत, पिछले साल फरवरी में। तो फिर बादशाह तो आपके सामने आ गया ना। बिल्कुल सही, आपको इख्तिलाफ तो नहीं है ना? मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए, जो फैज़ाबाद धरना केस में आज भी एक मुआहदे का जिक्र हुआ
और वो माहिदा वही था जिस पे जनरल फैज़ ने बतौर DGC ISI दस्तखत किए हुए हैं। अच्छा, उसको भी रिकॉर्ड के ऊपर लाने की बात हुई है। अब देखना ये है कि आया जनरल फैज़ जो हैं वो अपने ओन पे कर रहे थे, उनको कमांड थी, किसी का हुक्म था, या वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मुझे एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट याद है उस वक्त का, जब वो शायद वजीर दाखिला थे, और उन्होंने ये कहा था कि जनरल फैज़ को वफाकी हुकूमत ने कहा कि जाके उनसे निगोशिएट करें, क्योंकि 25 नवंबर की रात जो है वो आर्टिकल 245 इन्वोक हो चुका हुआ था और फौज तलब कर ली गई थी। जब वो एक यूनिफॉर्म शख्स जो है जिसने पैसे धरने में तकसीम हो रहे थे, इफ़ यू रिकॉल इट एंड रिमेंबर इट, तो उसके बाद फिर 26 को ये जो है धरना कॉल ऑफ हो गया था और सब हंसी खुशी अपने अपने घर चले गए थे। तो अब ये देखने वाली बातें हैं कि आया जनरल फैज़ या जनरल फैज़ को जनरल बाजवा ने कहा था, वो जो या फेडरल गवर्नमेंट जिसके मातहत है 245 के नीचे मुसल्लह अफवाज, उसने उनको कहा था। तो फेडरल गवर्नमेंट भी कोई गैर आईनी हुक्म नहीं दे सकती और कोई भी पाबंद नहीं है मातहत गैर आईनी हुक्म, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, और ये फेडरल गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें 245 के तहत कहती है तो उसमें मुआहदों में दस्तखत शामिल नहीं होते, और मेरे ख्याल में ना पैसे बांटने वाला मामला जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहेगी कि आप जाके पैसे बांटें। मैंने तो आपको सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं। नहीं, बात सही है आपकी कि ये बात जो है ये देखनी पड़ेगी ना, ये मौक़िफ़ आया है, आपकी बात दुरुस्त है। मुनीज़, आप को क्या लग रहा है, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि हम अमल दरामद कर रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस कालिफ़ ईसा के दौर में ये अमल दरामद हो जाएगा? अगर अमल दरामद करने में हुकूमत संजीदा, आपको लग रहा है? जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक सर्टेनली तो वैसे भी बेख्तियार है, ठीक है, मगर देखिए फिर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद हुकूमतें तो आएंगी, मुंतखब नुमाइंदे तो आएंगे। तो मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने कहा है कि एक जजमेंट के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और उनकी बात दुरुस्त है कि अगर उस वक्त की ये जजमेंट मान ली जाती तो मैं ये समझती हूँ कि जड़ावाला जैसे इंसिडेंट्स ना होते, और मैं ये भी समझती हूँ कि 9 मई भी ना होता। देखिए बात सुने, जब आपने ये किया 12 मई किया कराची के अंदर, आपने सिखा दिया है एक सियासी जमात को कि आपने डंडे के ज़ोर के ऊपर लोगों को ज़दोकोप करना है या उनको खामोश करना है। फिर जब आपने 2014 का धरना किया, वहाँ पे भी आपने डंडे हाथ में दे दिए, और चूंकि उस वक्त सिविलियन अदारों के ऊपर डंडे बज रहे थे तो आप तो तालियां बजा रहे थे, मगर और पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़े आपने, पीटी के ऊपर बाकायदा आपने कब्जा किया। आपने कहा जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उनको बालों से पकड़ के बाहर खींचो, यहाँ तक के बात आपने की, क्रेन लेके आ गए। किसी हम सारी जिंदगी प्रोटेस्ट करते रहते हैं सहाफ़ी, हमने कभी क्रेन लेके कोई आया है मतीउल्लाह साहब, या पत्थर लेके हमने यू स्लिंग्स के अंदर मारे हैं लोगों के ऊपर? सो द पॉइंट इज कि ये सब कुछ पे तशद्दुद किया गया, बिल्कुल ये सब कुछ हुआ और आपने तालियां बजाई, आपने शाबाश दी। फिर हमने ये भी देखा कि कई इंसिडेंट्स के अंदर आपने नोट बांटे और वो लाइव टेलीविजन के ऊपर सब कुछ नजर आया, तो आपने ये उनको फॉर्डर दे दिया कि जी ये एक तरीका है, इसके जरिए आपने ये करना है। फिर वही डंडा जब आपके ऊपर आ गया तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आप ये बात तयन करें कि कोई सियासी जमात को डंडा आप उठाने देंगे या नहीं देंगे, चाहे वो सर मेरा हो, चाहे वो सर आपका हो या आपका हो, आप ये बात तो तयन करें ना। फिर जब आपके सर के ऊपर बचती है तो आपको तकलीफ होती है। बिल्कुल सही। इरफान कादर साहब, एक और बात भी थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं, इन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर हमने ये भी देखा मतीउल्लाह जान, जब कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं हुई है तो फिर एक सूबाई हुकूमत पूरे वो ताम तोपड़े के साथ फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन के ऊपर जो है वो हमला आवर हुई। आपको याद है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर जो है क्रेने लेके और ये सारा कुछ खैबर पख्तूनख्वा से किया, फिर जब वो यहाँ पे आए, परवेज खटक साहब की आप बात कर रहे हैं जो बाद में वजीर दिफा भी फिर जी इमरान खान साहब जब अपने डंड बैठ के निकाल रहे थे, और फिर उस वक्त की जो 12 मई का जो वाकया किया, मुझे भी लगी 12 मई को मैं भी कराची में था और मैं चीफ जस्टिस के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो ये जो उस दिन आपने देखा था यहाँ पे यहाँ पे डी चौक में शराय दस्तूर में यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुक्के लहराए थे, ये अवाम की ताकत है। मैं उसी जलसे में थी और वहाँ पे उसी जलसे में मैं थी और लोगों को पैसे दे दे के लाया गया था यहाँ पे। देखिए हमने बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर देखा है, मगर अब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक मेयार कुछ और सिविलियन इदारों के लिए और आपका मेयार कुछ और। मैं इरफान कादर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। इरफान कादर साहब, आज ये भी सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि वो जो फैज़ाबाद का मुआहदा हुआ था जिस पे जनरल फैज़ ने दस्तखत किए थे,
वो मुआहदा अभी भी इंटैक्ट है और क्या हुकूमत उसकी पासदारी कर रही है? तो आपके ख्याल में उस मुआहदे की आईनी और कानूनी क्या हैसियत है? देखें, उस मुआहदे की आईनी और कानूनी हैसियत पे मैं आता हूँ। पहले तो मैं धरना केस की जजमेंट के ऊपर मैं बताऊँ आपको कि उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो जो लिखी हुई हैं उसमें एक दुरुस्त बातें बहुत सारी हैं जो लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं जो कि हाँ, कुछ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि जज साहब के अपने व्यूज़ हैं, उन्होंने वो भी लिखे हुए हैं। बहरकैफ इन सारी चीज़ों से कतई नज़र हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में रिलीजियस फैनेटिसिज्म भी है, फैनेटिक्स भी हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हलब करते हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं और ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। और इन तमाम राइट्स के लिए मुझे फिर याद आती हैं आसमा जहांगीर साहिबा, मुनीज़े की मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा भरपूर आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बहुत ज़्यादा ज़ोर से उन्होंने आवाज़ उठाई। और बावजूद कि ये सारी आवाज़ें उठी, समहाउ आज भी हम उस तरफ पेशरफ्त ना कर सके। तो अगर जज साहब का ये ख्याल है कि इस फैसले के बाद वो इस तरफ पेशरफ्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम सबको इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर ये है कि जो भी हमने एहतसाब करना है या जो भी चीज़ें जो बेहतर करनी है पाकिस्तान के लिए, तो हम सबको एक ही तरह से देखना होगा, एक इक्वालिटी के साथ हमें प्रोसीड करना होगा। क्योंकि आपस में बहुत सारे हमारे क्लैशेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो वो अकेला कोर्ट का फैसला जो है वो चीज़ें हल नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल भी साथ उसके शामिल ना हो और पॉलिटिकल विल के साथ जो नेशनल विल है वो भी शामिल ना हो। बहरहाल आपसे मैंने पूछा था कि उस मुआहदे की क्या आईनी कानूनी हैसियत है जिस पे जनरल फैज़ के दस्तखत हैं, क्या वो मुआहदा बरकरार है? हुकूमत उसकी पाबंद है कि नहीं है? बता देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ जी, मैं बता देता हूँ। उस मुआहदे का उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने बिल्कुल उसका साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि फ़ौज को हमने इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया। तो उस वक़्त जनरल फैज़ जो भी कर रहे थे, आया वो हुकूमत उनके नीचे थी या वो हुकूमत के नीचे थे या दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। बहरकैफ एक पार्टनरशिप थी उस वक्त और हुकूमत ने उसको ओन किया था। ये भी एक हार्ड फैक्ट है। उसमें सिर्फ अगर हम कहें कि जी जनरल फैज़ को हमने मूरद इल्ज़ाम ठहराना है और वो जो हुकूमत वक्त है उसको हम इससे बरियो ज़िम्मा कर देंगे तो ये भी मुश्किल होगा किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना। क्या वो मुआहदा हुकूमत और फ़ौज का था जो TLP के साथ किया गया या जनरल फैज़ का और उस वक्त के वज़ीर आज़म का ज़ाती हैसियत में था? देखें, ये जो हुकूमत जो भी कर रही होती है तो वज़ीर आज़म को उसके बारे में बिल्कुल पता होता है। ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म को पता नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं अपने आप को इसका एक्सपर्ट नहीं समझता। ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज का और सियासी हुकूमतों का जो चोली दामन का साथ है वो कितना पुराना है। ठीक, क्या वो आईनी साथ है चोली दामन का? ये आईनी है या गैर आईनी है? बतौर कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल क्या कहेंगे? वो कुछ लोग कहते हैं गैर आईनी और कुछ लोग कहते हैं आईनी। आप क्या कहते हैं? अगर वो हम आहंग होते हैं। नहीं, आप क्या कहते हैं सर? मैं इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता क्योंकि इसके बारे में पाकिस्तान सर आप अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहे हैं सर, आपकी हतमी राय होनी चाहिए ठोक बजा के, और आप देने के लिए मशहूर हैं अपनी हतमी राय। तो ये बताएं कि फौज का जो हुकूमतों के साथ चोली दामन का साथ है, क्या ये आईनी है या गैर आईनी है? हतमी राय यही है कि सियासतदानों को अपने मामलात खुद तय करने चाहिए और फौज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और अगर फौज इन्वॉल्व होती है तो वो आईनी होगा या गैर आईनी होगा? फौज अगर इन्वॉल्व होती है तो खुद जबरदस्ती इन्वॉल्व होती है तो आइन के रूह के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन इन्हीं अदालतों ने कहा है कि जब भी फौज इन्वॉल्व हुई है उन्होंने कहा है कि ये लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स के तहत है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो जजमेंट दी थी जफर अली शाह केस में, इफ्तिखार चौधरी साहब खुद वहां पे थे जो बाबा सुप्रीम कोर्ट है आज के, उन्होंने भी ये कहा था कि जी वो सेलस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स के तहत फौज ने हुकूमत को खत्म किया था। तो ये सारी बातें भी हम सब भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन 31 जुलाई की जो जजमेंट है उसके अंदर वो सब कुछ रिविजिट नहीं कर दिया गया 2009। 31 जुलाई की जजमेंट की क्या हैसियत है? मैं आपको कई दफा कह चुका हूं, 6000 जज मेरे सामने खड़े कर दें,
नहीं अच्छा कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं ये, बल्कि कयूम सिद्दीकी साहब ओवर द इयर्स इनके व्यू चेंज हुए हैं, ये मेरे व्यू की तरफ आहिस्ता आहिस्ता उधर ये ड्रिफ्ट किए हैं। बहरहाल आपने जो कहा कि फौज का और सियासी हुकूमतों का चोली दामन का साथ है, तो उस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प अवामी सर्वे हुआ है, और ये कंपनी है गैलिप पोल, ये इस तरह के जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इस तरह के सर्वे करवाती रही है माशाल्लाह से। अब उन्होंने जो सर्वे दिया उसके मुताबिक फ़ौज की मकबूलियत 88% है, और सियासतदानों पर जो अवाम का एतमाद है वो 39% तक रह गया है। अब ये जिस तरीके से खबर दी गई है, इससे तो लगता है ये 25 करोड़ अवाम से सवाल पूछे गए हैं, और मेरे ख्याल में जो वाइड सर्वे है वो इलेक्शन होता है अवाम का, ना कि चंद हज़ार लोगों से सवाल पूछ के कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह के नताइज जारी किए जाएं। तो इसके ऊपर हम आपसे राय ज़रूर लेना चाहेंगे कि क्या फ़ौज को सियासतदानों के सामने खड़ा करके अवाम से राय लेना चाहिए कि नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। कई सर्वे तो हम भी करते रहते हैं, लोगों से माइक आगे करके पूछते रहते हैं और फिर ये बताते हैं कि 10 बंदों ने ये कहा, 5 बंदों ने ये कहा। अब इससे 25 करोड़ अवाम की राय तो नहीं आ सकती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज मकबूल है और सारी दुनिया में लोग फ़ौज को पसंद करते हैं, मगर उनको सियासतदानों के सामने खड़ा करके उनका मुवाजना करना कि मतलब ये तो वैसे ही है ना कि फ़ौज को आप इलेक्शन लड़ा दें। अगर मकबूलियत का सर्वे करना है तो फिर इलेक्शन में आ जाएं, वो तो बेस्ट तरीका है इलेक्शन में। तो आप कैसे देखते हैं इस तरह के सर्वे को जिसको अवामी राय कहा जा रहा है? जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं आप कहें। आई एम डाइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्लीज लेडीज फर्स्ट। मैंने कहा कि जी अगर इतनी मकबूल होती तो इमरान खान को जेल में बंद करके ये क्या कर रहे हैं, फिर इमरान खान को निकालें ना और इलेक्शन में लड़ाएं। और जनरल मुशर्रफ ने भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमें कहा जाता था जनरल मुशर्रफ जैसा पॉपुलर पॉलिटिशियन जो जनरल है वो तो आया नहीं, बिनाइन डिक्टेटर है वो, क्या बना उसकी पार्टी का। तो देखिए ये बात जो है, असलम बेग साहब ने भी एक पार्टी बनाई, बड़े जनरल्स ने आने की कोशिश की और उनका क्या हशर हुआ वो आपके सामने, और उनके किंग्स पार्टी का क्या हशर हुआ वो भी आपके सामने। मगर एक फौज की मकबूलियत अपनी जगह है, लोग पसंद करते हैं, नौजवान लोग पसंद करते हैं। इट्स नॉट अबाउट आर्मी चीफ्स, इट्स अबाउट आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, वी ऑल लव आर्मी। मगर जब उन्हें ये कहा जाए कि सियासतदानों के मुकाबले में वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये तो बिल्कुल ही एप्पल और ऑरेंजेस वाली बात नहीं। मगर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में फौज को लाया क्यों गया। वो एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में तो आना ही उनको नहीं चाहिए था। मगर चूंकि इरफान कादिर साहब ने वेरी नाइसली उन्होंने मेरी वालदा का जिक्र किया, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ जो वो हमेशा कहती थी, वो ये कहती थी कि जो माजी में चीज़ें गुजर गई हैं और एक फ़र्द को ले कर उसके ऊपर जो है आप एक असूली तौर पर अपना पॉइंट बनाएं, पॉइंट स्कोरिंग करें, वो नहीं होनी चाहिए। अब जो गुजर गया, जनरल मुशर्रफ के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 6 उनके पर लग रहा था कि जो मिट्टी पाओ। अब आगे की बात करो, क्योंकि हमने तो एज ए नेशन आगे बढ़ना है। हमारे आगे जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे? क्या आप इस पे हैं कि जी पॉलिटिशियंस ने ही इस मुल्क को चलाना है, या आप समझते हैं कि अब आगे भी हाइब्रिड रिजीम्स ही चलेंगी, और अगर हाइब्रिड रिजीम्स चलेंगी तो फिर हमारा क्या बनेगा, आवाम का क्या बनेगा? जो सर्वे हैं कयूम सिद्दीकी साहब, इस तरह के सर्वे क्या नौजवान नस्ल को गुमराह नहीं करते कि ये क्योंकि फौज पॉपुलर है तो ये हाइब्रिड रजीम ठीक है, इन सियासतदानों से कुछ नहीं बनेगा? वैसे नौजवान नस्ल बहुत अक्लमंद है, वो इनसे गुमराह नहीं होती। नौजवान नस्ल तो बहुत पहले ही गुमराह हो चुकी है मतीउल्लाह जान साहब। पॉपुलैरिटी के हवाले से टिकटॉक पे आपका मेरे भी बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। मेरे ख्याल में आपने बड़ा एक क्लियर जवाब दे दिया है। इससे ज़्यादा इरफान कादिर साहब, अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि ये जो फ़ौज का और सियासतदानों का मुवाजना है अवामी सर्वे के अंदर, और कहा गया कि फ़ौज सियासतदानों से ज़्यादा पॉपुलर है, क्या ये मुवाजना किया जाना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और ये जब भी इस तरह का मुवाजना करने की कोशिश की गई है, प्रेसिडेंट अयूब जो है वो फातिमा जना से इलेक्शन जीत गए, लेकिन उनकी औलाद जो है वो किसी सियासत में नहीं आ सकी। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो भी रेफरेंडम जीत गए और ज़बरदस्त कामयाबी से रेफरेंडम जीते, उनकी फैमिली भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकी। इसके बरक्स जनरल मुशर्रफ के भी नहीं आ सके, बल्कि वो जो PMLQ बनाई थी जनरल मुशर्रफ ने, वो भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। दूसरी तरफ जो लोग सियासत में थे और जो कि फ़ौज ने उनको कई दफ़ा बाहर भी निकाल दिया, वो आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वही हैं। मसलन PMLN आज भी है, उससे पहले पीपल्स पार्टी बनी थी, वो भी आज कायम है। और अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो कि PTI है, उसकी भी, जैसे मुनीज़े ने भी बात की है कि उनकी भी काफ़ी फॉलोइंग है।
तो सियासत जो है वो ऑब्वियसली अगर इलेक्शन लड़ेंगे अफवाज पाकिस्तान वाले तो गालिबन वो नहीं मुकाबला कर सकते। और दुनिया में जो जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक ट्रांजिशन देखी गई, वहाँ पे अब फौज उस तरह से नहीं है, इवन बांग्लादेश में नहीं है। तो पाकिस्तान में भी जो नया सोशल ऑर्डर बनेगा उसके तहत हमें ये फाइनली ये सब कुछ जो है ये सिविलियंस के हवाले करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन। और देखिए फैजाबाद धरना भी जो है ना वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है ना। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आप नक्ल हरकत की दूसरों की आज़ादी से लब नहीं कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद अगर हम ये इम्प्लीमेंट हो जाए और पॉलिटिकल पार्टीज, आज तो बड़ा इत्तेहाद नजर आया तुम अक्रॉस दी लिटिगेंट्स, सब नहीं वापस ले लिए, जमा भी इकट्ठे कराए, वापस भी इकट्ठे ले रहे। इरफान खान साहब क्विकली ये बताएं, क्या हम हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, क्या जाना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल हाइब्रिड की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये फैज़ाबाद जो धरना है उस पर मैं फिर वो जो मुनीज़े ने जो राय दी है मैं 100% उससे मुतफिक हूँ। हमें मुल्क को लेके आगे चलना है, हमें अब नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना है। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो लोग आपने उनके मामला तो उठा के हमें अब आगे जनरल अयूब आए आपने मिट्टी डाल दी, जनरल ज़िया आए आपने मिट्टी डाल दी, जनरल मुशर्रफ आए आपने मिट्टी डाल दी। चले मैं आपसे एग्री कर जाता हूं, मिट्टी ना डालें। फैज आए आपने मिट्टी डाल दी। मतलब है कि अब और जी हम और आप हम आहिस्ता करते, बस एक ही चीज रह गई है, मैं और आप अपने ऊपर मिट्टी ना डालें। नहीं देखिए, मिट्टी आप तब ना डालें जब आप सबको मिट्टी में डाल दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। जब आपके पास एक कुव्वत हो कि जी आप मिट्टी जो है, देखिए मिट्टी तो आप तब ना डालें जब आप इस पोजीशन में हो कि आप कुछ कर सकते हैं। जब आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपना मुस्तकबिल तो बेहतर कर लें। चलें, बेबसी जो है उसमें वो जो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम शुक्रिया, तो हमारा सियासी निज़ाम भी शायद इसी तरह आगे चलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी के जिसने हमारे सियासी निज़ाम को यहाँ तक पहुँचाया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।